हेलो नमस्कार जय हिंद 10 पिक्सल स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं तन्मय, आपकी क्रिएटिविटी और आर्ट की जर्नी के लिए आपका अपना गाइड। तो शार्प कर लीजिए अपने पेंसिल और शुरू करते हैं आज का डेमोन्स्ट्रेशन। आज का ये डेमो फर्स्ट पार्ट है इस पेंटिंग के प्रोसेस का। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी 2016 के आर्ट चैलेंज मरमे से। अगर आपको इस चैलेंज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको शुरू किया था डिज्नी के रिटायर्ड एनिमेटर टॉम बैनक्रॉफ्ट ने 2016 में, पर 2017 में ऑफिशियली ये चैलेंज अनाउंस हुआ था। तो होता ये है, मई के महीने में हर दिन आर्टिस्ट मरमेड्स ड्रॉ करते हैं या फिर पेंट करते हैं और हैशटैग मरमे के साथ उसे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो इसी चैलेंज का नाम है मरमे। तो मैंने भी पार्टिसिपेट करने का सोचा, मैं भी करूंगा। और इसके लिए सबसे पहले मैंने शुरू किया अपने लिए इंस्पिरेशन और रेफरेंसेस ढूंढने से। रिसर्च के दौरान मैं डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजन में डिस्क्राइब सी क्रीचर्स, सी मॉन्स्टर्स या फिर मरमेड्स के बारे में डिटेल्स ढूंढने की कोशिश की। मरमेड का डिस्क्रिप्शन कहीं कहीं हमारे इंडियन एपिक्स में भी मिलता है, और स्पेशली थाई वर्जन ऑफ रामायण जिसे रामाकाइन कहते हैं, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मरमेड्स के बारे में बताया गया है। इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर भी श्री राम की कहानियों से लोग आज भी सीख रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने एंशिएंट स्कल्पचर्स भी देखे जो डिफरेंट कल्चर्स में डिस्क्राइब किए हुए हैं। रिसर्च में ढूंढे हुए सारे इमेजेस या फिर सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने पेंटिंग के लिए यूज तो नहीं किया, पर ये एक अच्छा स्टार्ट था। और किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उसका रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और यही रिसर्च आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है अपने पेंटिंग में, और यही आपको हेल्प करता है हर दिन वापस अपने पेंटिंग में आने के लिए। साथ ही साथ मैंने इंस्पिरेशन के लिए 18th सेंचुरी के फ्रेंच आर्टिस्ट गुस्ताव दोरे के आर्टवर्क्स को भी देखा। गुस्ताव दोरे के आर्ट में जो मूड मिलता है वो बहुत ही ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगता है। तो प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद मैं अपने माइंड में स्टोरी क्रिएट करने लगा और सोचने लगा कि किस तरह के कैरेक्टर्स मेरे स्टोरी में या मेरे इलस्ट्रेशन में होने चाहिए। तो डे ड्रीमिंग करते करते मैं मरमेड्स को छोड़ करके स्टोरी पे फोकस करने लगा और एक छोटी सी स्टोरी मैंने क्रिएट की। इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए मैंने 2 पेज का एक छोटा सा कॉमिक्स बनाया। एक्चुअली ये 3 पेजेस का होना था, पर मैंने इसे 2 पेजेस में ही स्टॉप कर दिया। आलसी हो तुम। तो स्टोरी ये है, तूफान के आने से पहले शांत समंदर। एक नेवी का जहाज नोटिस करता है समंदर में एक अननोन हलचल। कैप्टन, सोनार और सैटेलाइट दोनों इमेजरी बता रही है कि अंडर वाटर बहुत बड़ी हलचल हो रही है और बहुत ही बड़ी मछलियों का झुंड हमारी तरफ बढ़ रहा है। कहीं ये वेल्स का झुंड तो नहीं? सर, पैटर्न देखकर ये नहीं लग रहा। साइज में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, शायद कोई एनिमी सबमरीन। Operating room to watch tower. Operating room to watch tower. This is your captain speaking. This is your captain speaking. 12 o'clock ahead. I repeat, report your visual. I repeat, report your visual. फिर जो आंखों ने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। डॉल्फिन्स डरे हुए भाग रहे थे और उसके साथ एक फिगर, पर ये तो कुछ नहीं। उसके बाद जो आंखों ने देखा वो देखने वाली आंखें वापस नहीं लौटी। वेल, तो ये थी छोटी सी स्टोरी जो मैंने इस पेंटिंग को शुरू करने से पहले प्रिपेयर किया था। वेल, स्टोरी का इम्पैक्ट ये था कि इस दौरान मुझे पता चला एक्वेटिक एप थ्योरी के बारे में। तो एक्वेटिक एप थ्योरी या फिर एक्वेटिक एप ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। एक्वेटिक एप हाइपोथेसिस वो थ्योरी है जिसके हिसाब से कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अराउंड 6.7 मिलियन ईयर्स अगो कुछ हमारे एंसेस्टर्स लैंड को छोड़ करके समंदर में वापस चले गए। पर ऐसा क्यों था, वो समंदर में क्यों चले गए? वो रीजन था फूड, खाना, फिशिंग। 1 मिलियन ईयर्स के बाद जब अर्ली एक्वेटिक एप्स पानी में ज्यादा समय बिताने लगे फिशिंग के लिए, तो उनके बॉडीज में एवोल्यूशनरी चेंजेस होने लगे। इस तरह के चेंजेस हम दूसरे मैमल्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, व्हेल्स, मैनिटीज। ये सारे इवॉल्व हुए एक से मैमल से, और आज के डेट में वो पूरी तरह अडेप्ट हो चुके हैं एक्वेटिक लाइफस्टाइल के लिए। फॉर एग्जांपल, पोलर बियर्स के साथ ये एवोल्यूशनरी चेंजेस हम अभी हमारे आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं, और वो पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक सकते हैं। ये एबिलिटी हम इंसानों के पास भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अफ्रीका के कुछ मछुआरे ट्राइब्स जो पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक सकते हैं, और यहाँ तक कि शायद ह्यूमन रिकॉर्ड जो है पानी के अंदर सांस रोकने का, वो शायद 20 मिनट से भी ऊपर का है। हमारे हाथों में जो वेबिंग पाई जाती है वो किसी और एप्स में नहीं पाई जाती, जो कि हमें काफी अच्छा एडवांटेज देती है पानी के अंदर तैरने के लिए। यहाँ तक कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स
फिशिंग किया करते हैं डॉल्फिन्स के साथ मिलकर। तो डॉल्फिन्स करते क्या हैं, वो समंदर या फिर नदी के किनारे तक मछलियों को दौड़ा कर ले आते हैं और ये ट्राइब्स या मछुआरे उन मछलियों का शिकार करते हैं और इसके एक्सचेंज में वो डॉल्फिन्स के साथ अपने शिकार को बांटते हैं। तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप डॉल्फिन्स और इंसानों के साथ काफी अच्छा पाया जाता है। एनिमल प्लैनेट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनाया था, मरमेड द बॉडी फाउंड। वेल, आप इसे डॉक्यूमेंट्री शायद ना कहे क्योंकि बाद में पता चला ये एक होक्स था, ये एक फिक्शनल डॉक्यूमेंट्री थी, तो शायद आप इसे डॉक्यूमेंट्री ना कहें, पर उसमें काफ़ी अच्छे से इस एक्वेटिक एप थ्योरी को बताया गया है और उसमें जो मरमेड्स के बारे में जो डिपिक्शन है और जो डिस्क्रिप्शन है वो मरमेड्स भी डॉल्फिन्स के साथ मिल करके फिशिंग किया कर रहे हैं। तो सेम चीज़ मैंने अभी अपने मरमेड्स के डिज़ाइन में ऐड किया है। तो इसके बाद मैंने कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जैसे डॉल्फिन्स के साथ वो हंटिंग शिकार पर है या फिर सोसाइटी के दूसरे मरमेड्स के साथ इंटरेक्शन। तो उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा फिनिश्ड कॉन्सेप्ट पेंट किया जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया कि स्किन किस तरह का होगा। तो स्किन के लिए जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरा था वो था डॉल्फिन्स के स्किन से। तो उसके नेक्स्ट ईयर मैंने फिर ये वाला इलस्ट्रेशन बनाया अगेन मरमे वाले मंथ के लिए। तो आपने देखा कि फाइनल मरमेड पेंटिंग को बनाने के लिए कितना ज़्यादा प्रेप वर्क मैंने किया था। बहुत से लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट अपने बोर्ड पे या फिर कंप्यूटर पे बनाने के लिए बैठता है और वो लूज हो जाता है, गेट्स फंकी, जस्ट क्रिएट कर देता है सब कुछ, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वेल, फाइन आर्ट में ऐसा हो सकता है पर इलस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता, एंड स्पेशली इन फैंटेसी आर्ट आपको बहुत ज़्यादा प्रेप वर्क करना होता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, दिस इज समथिंग आर्टिस्ट वर डूइंग फ्रॉम सेंचुरीज। पुराने टाइम पे मास्टर्स, ओल्ड मास्टर जैसे लियोनार्डो, माइकलएंजेलो, वो हंड्रेड्स ऑफ रफ स्केचेस किया करते थे, उनके असिस्टेंट्स उनके साथ इस प्रेप वर्क में काम करते थे ताकि वो फाइनल पेंटिंग को फिनिश करने से पहले रेडी हो सके। चलिए तो वापस आते हैं हमारे मेन पेंटिंग में। तो हर बार की तरह इस बार भी इस पेंटिंग को बनाने से पहले मैंने अपने स्केचबुक में रफली स्केचेस ड्रॉ कर लिया था आइडियाज़ को और कॉम्पोजिशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस स्केच का फोटोग्राफ लेकर मैं आ गया फोटोशॉप में। अगर आपने मेरा प्रीवियस स्केचबुक वाला वीडियो देखा है तो आपने नोटिस किया होगा उसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रीचिंग किया हुआ है शैडो शेप डिज़ाइन को। स्केचबुक में थंबनेल स्केचेस ड्रॉ करने के दौरान मैंने शैडो शेप को डिस्कवर करने का काम किया और इसके साथ ही साथ स्केचबुक में किए हुए ये स्केचेस ने मुझे हेल्प किया कॉम्पोजिशन को स्टैब्लिश करने में, जिसने मुझे लीड दिया होराइजन लाइन के लिए। होराइजन लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैब्लिश करता है आई लेवल को। ये आपको ये बताता है कि आपका कैमरा कहाँ पर है और आप किस एंगल से अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं। चलिए इस आइडिया को एक बार फाइनल पेंटिंग में समझते हैं। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये है मेरा आई लेवल। बेसिकली अगर मैं उस सीन में हूँ तो मेरी आंखें या फिर मेरा कैमरा इसी लेवल पे होंगी। तो ये होराइजन लाइन या फिर आई लेवल लाइन हमें क्या हिंट देता है? ये हमें हेल्प करता है चीज़ों को उनके करेक्ट एंगल से विजुअलाइज करने में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोरिंग बक्सों के साथ समझते हैं। तो ये है हमारा बोरिंग बक्सा नंबर 1। आप देख सकते हैं कि इसका हमें टॉप और बॉटम प्लेन नहीं दिखाई दे रहा। और ये हमारा दूसरा बोरिंग बक्सा, क्योंकि ये आई लेवल से नीचे है तो आप देख सकते हैं कि हमें इसका टॉप प्लेन हल्का सा दिखना शुरू हुआ है। इसी तरह अगर बोरिंग बक्सा नंबर 3 और बोरिंग बक्सा नंबर 4 लेकर आते हैं तो ग्रेजुअली हमें उनका टॉप प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगता है। इसी के अपोजिट अगर इन बक्सों को हम आई लेवल से ऊपर मूव करें तो हमें इनका बॉटम प्लेन ज़्यादा दिखने लगता है। ये आइडिया या फिर ये कॉन्सेप्ट ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपकी ड्राइंग या फिर पेंटिंग को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देता है। थ्रू आउट दिस डेमो शायद आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि इस पेंटिंग की स्क्रीन इतनी छोटी क्यों है। वेल, ये जो पेंटिंग का स्क्रीन साइज आप देख रहे हैं ये उतना ही बड़ा है, लगभग उतना ही बड़ा है जितना कि पेंट करते वक्त मैंने इसे रखा हुआ था। स्मॉल साइज में पेंट करने का बेनिफिट ये है कि आप ओवरऑल कंपोजिशन को एक ही बार में देख पाते हैं और ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो 80% ऑफ द टाइम और मे बी मोर देन 80% ऑफ द टाइम मेरी पेंटिंग्स में मैं स्मॉल साइज में ही काम करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू क्या है। तो वैल्यू किसी भी कलर या फिर टोन का वो डेफिनेशन है जो ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा लाइट है या फिर कितना ज़्यादा डार्क है। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? आसान भाषा में अगर कहें तो जो भी कुछ आप देखते हो उसके कलर या टोन को या उसके किसी भी शेड को अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करें तो उसे कहा जाएगा वैल्यू। अभी मेरे को समझ में आया। चलिए इस पेंटिंग के वैल्यू स्ट्रक्चर को और ज़्यादा सिंपल करते हैं। तो यहाँ पे इस पेंटिंग को मैंने सिर्फ 3 वैल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपकी पेंटिंग या फिर आपका सब्जेक्ट बस सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ के साथ में क्लियर है तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द पेंटिंग आपको स्ट्रेस कम से कम होने वाला है। एक सॉलिड वैल्यू स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंटिंग को अपीलिंग बनाने के लिए। और ये 3 वैल्यू सेटअप आपको हेल्प करता है वैल्यू ग्रुपिंग के डिसीजन मेकिंग में। वैल्यू ग्रुपिंग एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसे हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल के साथ समझेंगे।
एक और ट्रिक जो वैल्यू स्टैब्लिशमेंट में हेल्प करता है वो है आंखों को स्क्विंट करना। तो आंखों को स्क्विंट करने पे होता ये है कि आपकी आंखें अमाउंट ऑफ लाइट कम रिसीव करती हैं और इससे इन्फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है, तो सब्जेक्ट के वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली नैरो डाउन हो जाते हैं। ये हेल्प करता है आपको वैल्यूज़ को ग्रुप करने में। तो स्क्रीन में जो इमेज आप देख रहे हैं वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि जब मैं आंखों को स्क्विंट करता था पेंट करने के लिए तो किस तरह से मैं पेंटिंग को देखता था। तो कॉम्पोजिशन को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट इस पेंटिंग में है वो शायद इस एरिया में है, और इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। पर मैं चाहता था कि व्यूअर सबसे पहले फेस को नोटिस करे। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो तरह के कॉन्सेप्ट्स काम आए। पहला आइडिया ये है कि क्लस्टर ऑफ स्मॉल शेप्स जैसे कि लिप्स, नोज और आइज, ये क्लस्टर्ड है फेस वाले एरिया में, और ऐसे क्लस्टर ऑफ स्मॉल शेप्स किसी और एरिया में नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। अगेन ये फिर से एक और एडवांस टॉपिक है और आने वाले वीडियोस में हम इसे डिटेल में समझेंगे। और जो दूसरा आइडिया है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा ब्रेन कुछ इस तरह से प्रोग्राम है कि जब हम लोगों से बातें करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उनकी आंखों में आई कांटेक्ट करते हैं। देखा जाए तो इस सीन में हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है, पर फिर भी जब ये कालू हंस रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा फोकस इसकी आंखों में जा रहा है। तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट्स थे जो इस पेंटिंग में कॉम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं वो होते हैं कलर से रिलेटेड। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कुछ 2 सेंट्स कलर्स पे आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे कलर्स की अगर बात करें तो किसी भी पेंटिंग में मुझे कलर्स के लिए लीड करता है तो वो चीज़ है मूड। तो बेसिकली किसी भी पेंटिंग में जो मुझे इमोशनल रिस्पॉन्स या फिर मूड दिखाना होता है उसके हिसाब से मैं कलर्स को चूज़ करता हूँ। आउट ऑफ ऑल दीज कलर रेंजेस मैंने अपने कलर्स को यहाँ पे लिमिटेड किया हुआ है। कलर विन में आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक बहुत ही छोटे पोर्शन से कलर्स को पिक किया हुआ है अपने इस पेंटिंग के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मैं भी तो लिमिटेड ही हूँ। लिमिटेड खाता हूँ, लिमिटेड पीता हूँ, लिमिटेड सोता हूँ, लिमिटेड लोगों के साथ रहता हूँ, और अभी भी जिस बस में है वो भी लिमिटेड ही थी। जिस तरह हर एक आवाज़ की एक पिच होती है उसी तरह कलर्स का भी अपना एक पिच होता है जिसे हम आर्टिस्टिक लैंग्वेज में सैचुरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी आवाज़ की पिच को हाई करूँ तो आपको मेरी बातें फनी लगने लगेंगी, फिर चाहे मैं कितनी भी सीरियस बातें कर लूं। इसी तरह सैचुरेशन को भी हाई करने से हमें हमारे पेंटिंग से यूजुअली हैप्पी फीलिंग मिलने लगता है। ठीक इसी के अपोजिट अगर मैं अपने आवाज के पिच को लो कर दूं तो कितना भी मस्त जोक मारो, आपको मेरी बातों से डरावनी या फिर सीरियस फीलिंग ही आनी है। तो इसी के साथ आज का ये फर्स्ट पार्ट हम रैप करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको ये पेंटिंग फिनिश करके दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो में किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आप कभी भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा भाई को याद करो। तो चलिए एक बच्चे की बीट बॉक्सिंग के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।